हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे, यानी कि ये 13वां नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। प्रैक्टिस सेट है, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 150 क्वेश्चन ये टोटल रहेगा। 150, ठीक है, यानी कि फुल लेंथ टेस्ट है। इसमें सारा कंबाइन यानी मिसलेनियस रहेगा। ये बीपीएससी का टेस्ट है, यानी बीपीएससी जो है 13 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है, तो 13 दिसंबर 2024 उसके लिए है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ऑफ दैट कल मैंने नहीं अपलोड करी थी। एक्चुअली यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह हो रहा था ना, तो बैकग्राउंड में वो म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा, मतलब डीजे विजे का रिकॉर्ड हो जा रहा था, इसलिए मैंने नहीं करी, ठीक है। तो उसके लिए अगेन अगेन सेइंग सॉरी फॉर दैट एवरीवन, ठीक है। आज मैं अभी 13 अपलोड करूँगी, और अगर टाइम मिला तो 14 भी कर दूंगी, ठीक है। तो गाइज, हम ज्यादा टाइम किल नहीं करेंगे, देन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है, यानी कि गौतम बुद्ध की जो माँ है वो किस वंश से संबंधित थी, ये बताना है। तो आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध की जो माँ थी, ये इनकी माँ का नाम क्या होता है? माया देवी, ठीक है। गौतम बुद्ध की माँ का नाम जो था, ये माया देवी इनका नाम था, और ये कौशल राजवंश के थी, ठीक है। यानी कि कौशल राजवंश की कन्या थी और कोलीय वंश की थी, ठीक है। तो कोलीय वंश की थी, और जब जैसे ही गौतम बुद्ध का जन्म होता है, ठीक है, तो जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है, ठीक है। तो इनकी मासी जो होती हैं, ये इनका पालन पोषण वगैरह सब करती हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है, इसके अकॉर्डिंग इसमें आंसर आप लोग गेस कीजिए। तो क्या हो जाएगा? कोलीय वंश, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। गाइज, एक चीज और हम बता दें, मेरे साथ साथ आप अपना, मैं जो आंसर बता रही हूँ, बट आप लोग अपना आंसर गेस करते रहिएगा। इससे पता चलेगा कि हाँ, 150 में से आपका कितना सही हो रहा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या इस और मेहनत करने की जरूरत है या नहीं, वो उससे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासकों ने भारत में घोड़ों की लगाम और जीन का प्रयोग प्रचलित किया था? तो ये किया था कुषाण वंश और शक वंश ने, ठीक है। तो ए और बी दोनों मिलके ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखो, शक और कुषाण जो वंश था, ये बड़े पैमाने पर अश्वरोही सेना, ठीक है, यानी कि घोड़ा वगैरह की, घोड़ा जो है इनके सेना में रखने का परंपरा चलाया गया था। लगाम और जीन का प्रयोग इन्हीं वंशों में, मतलब कुषाण वंश और शक वंशों के द्वारा स्टार्टिंग किया था, ठीक है। और ये पूछेगा कि कब किया गया था, तो ईसा की 2री और 3री सदी में, ठीक है, यानी कि बौद्ध मूर्तियों में भी दिखाया जाता है। तो ये अपन इतने फैक्ट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर देखते हैं। फिर से यहाँ टिक करें तो 2 का आंसर सी हो जाएगा, ए और बी, यानी कुषाण वंश, शक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और कह रहा है इसमें सत्य कथन का प्रयोग करना है। तो देखते हैं अब हम लोग सत्य कथन कौन सा है। इसमें कह रहा है गोंडो फर्नीज पार्थियन शासकों में सबसे महान राजा था, ठीक है। गोंडो फर्नीज के शासन काल में सेंट थॉमस जो था, वो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया था। तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो था, ये गोंडो फर्नीज शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में आया था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और इसमें है कि कथन जो है गुप्त काल के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। देखो, यहाँ पे सत्य है या असत्य है, ये आप लोग एक बार ऐसे गोला घेर लीजिएगा, इससे इंडिकेट हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन गलत पूछ रहा है या सही बताना है। नहीं तो कभी कभी आप पढ़े तो सही होते हैं, लेकिन क्वेश्चन गलत लग जाता है, ठीक है। तो सिली मिस्टेक नहीं करना है अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका पढ़ करके कि इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है। सत्य कथन के बारे में कह रहा है, जहाज निर्माण एक बड़ा उद्योग बनकर उभरा, ठीक है, यानी कि गुप्त काल के बारे में बात कर रहा है। धातु कर्म का सर्वोत्तम उदाहरण जो है मेहरौली स्तंभ से हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर दे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से अजंता की गुफा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि हम लोग को सही कथन बताना है कि कौन सा ये जो है सही है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें
क्वेश्चन कह रहा है अजंता में विभिन्न डिजाइन आकार वाले सुंदर स्तंभ है। गुफाओं की आंतरिक दीवारों छतों पर सुंदर चित्र अंकित है और बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को दीवार पर उकेरा गया है। ठीक है। कैलाश मंदिर अजंता गुफा का अनूठा उदाहरण है। तो कैलाश मंदिर अनूठा अजंता गुफा का उदाहरण नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो देखो 1 और 2 तीनों सही है, तो 1 2 3 सही है, तो क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अजंता की गुफा जो है ये स्थापत्य कला का एक नया नमूना स्थापित करता है। ठीक है, ये याद रखना है। ये जो भी डिजाइन के बारे में बात कर रहा है, डिजाइन आकार वाले अत्यंत सुंदर स्तंभ है, ये सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्मन वंश के राजा ने हर्ष के दरबार में मित्रता का संदेश भेजा था। तो मित्रता का संदेश भेजा था, तो ये भास्कर वर्मन ने हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भास्कर वर्मन राजा जो था ये हर्षवर्धन का एक साथी था। ठीक है, यानी कि मित्र था। और बाण भट्ट की रचना इसका वर्णन है। ठीक है, तो भास्कर वर्मन जो है ये हर्ष के मित्रता करने के लिए राजदूत यानी कि हंस वेग को उपहारों के साथ भेजा था। तो अपन ये याद रखना है, हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय क्या है। मुद्रा राक्षस का विषय क्या है, तो कह रहा है प्राचीन हिंदू विद्या के देवताओं और राक्षसी के बीच संघर्ष होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक आर्य राजकुमार और एक दिवसीय महिला की रोमांटिक कहानी है, ये भी नहीं है। 2 आर्य जनजातियों के बीच सत्ता का संघर्ष की कहानी है, ये भी नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबारी साजिशें थे, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो मुद्रा राक्षस की रचना जो है ये विशाखा दत्त ने कब किया था, ये क्वेश्चन पूछेगा, तो याद रखना है चौथी, ठीक है, चौथी 5वीं सदी यानी कि शताब्दी। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये जो है चौथी 5वीं, कहीं कहीं पुस्तक में चौथी लिखेगा, कहीं कहीं लिखेगा 5वीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अप्रॉक्स चौथी 5वीं दोनों को लेके चलना है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है उसके समय में यानी कि उसके समय में दरबारी जो था ये साजिश वगैरह, मतलब उसके मुद्रा राक्षस जो है उसके बारे में लिखा जाता है और विवरण करता है। वृषभ नाम दिया गया, यानी कि मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य को वृषभ नाम दिया गया है इनके पुस्तक में। और नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के स्थापना के बारे में इस पुस्तक में बहुत ही ज्यादा डेफ बताया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है, तो ये 7 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार 7 भाग कौन कौन है। पहला है दार्शनिक, दूसरा क्या है, इसमें दूसरा है कारीगर, तीसरा क्या है, तीसरा हो जाएगा किसान, चौथा हो जाएगा अहिर, 5वां हो जाएगा सैनिक, यहां 5 लिख देते हैं, सैनिक। ठीक है, और छठा हो जाएगा निरीक्षक। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं छठा निरीक्षक। ठीक है, ये याद रखना है। और 7वां जो हो जाएगा सभासद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सभासद। ठीक है, यानी कि ये 7वां हो जाएगा। तो ये जो है मेगास्थनीज के पुस्तक यानी कि मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग 7 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। सेल्यूकस का ये कौन था, राजदूत था, और 304 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के मौर्य दरबार में आया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। इनके जो पुस्तक है इंडिका में मौर्य काल के उनके प्रशासन वगैरह से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इसमें व्याख्या किया जाता है कि मौर्य समाज में जो है कैसे मौर्य समाज का विभाजन किया जाता है, दास प्रथा का वहां पे अभाव होता है। इसके बाद अकाल पढ़ने, इसमें ये भी मेंशन है कि कैसे जब अकाल पढ़ने का वर्णन इसमें मेंशन किया है कि जब अकाल पड़ता है तो कैसे उससे ये लोग निपटते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा चीज इसमें मेगास्थनीज इंडिका के जो है उसमें बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपन इतना सारा फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद बुलाई थी? तो चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क ने बुलाई थी। ठीक है, देखो चौथी बौद्ध संगीति कुषाण शासक जो था ये कुषाण वंश का था, कनिष्क। ठीक है, तो इनके समय में यानी कि ये जो है कनिष्क जो है यानी कि कश्मीर कुंडलवन कश्मीर उस समय चौथी बौद्ध संगीति होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा ये पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ होता है? तो प्रथम जो है याद रखना है आपको, प्रथम यहाँ पे लिख देते हैं बौद्ध संगीति। ठीक है, बौद्ध संगीति। ठीक है, ये हो जाएगा प्रथम, कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा राजगृह में, राजगृह 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, और उस समय अध्यक्ष पूछेगा तो आपको याद कैसे रखना है, मैंने इसके पहले भी एंशिएंट मिडाइवल में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। याद रखिएगा कि भाई पहला कोई अध्यक्ष बनेगा तो महान आदमी बनेगा, सीधी सी बात है। तो महाकश्यप, ऐसे याद रखना है। किसके शासनकाल में? तो उस समय अजात शत्रु का शासनकाल था। सेकेंड जो बौद्ध संगीति होता है 383 ईसा पूर्व में, यहाँ तो 483 है, 100 माइनस कर देना है आपको। ठीक है, तो 383 ईसा पूर्व में हो जाएगा। और कहाँ पे होता है? वैशाली में होता है, तो वैशाली हो जाएगा। और इसके बाद याद कैसे करना है? तो शबाकामी। ठीक है, यानी कि जब महान आदमी काम करता है तो उसको सब लोग देखते हैं। याद ऐसे करना है कि सब लोग देखते हैं और उनके मन में भी एक अभिलाषा होता है कि हम भी अध्यक्ष बनेंगे, तो सब लोग देखते हैं यानी कि सबाकामी। ठीक है, किसके शासन काल में? तो काला अशोक के शासन काल में। ठीक है, तृतीय पूछेगा तो 255 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ पे होता है? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, अच्छा ये तृतीय जो है बौद्ध संगीति कैसे याद रखना है? तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये पाटलिपुत्र होता है। और याद कैसे करना है? पाटलिपुत्र तृतीय। ठीक है, यानी कि पाटलिपुत्र तृतीय। तो इसका जो अध्यक्ष होता है मोगली पुत्र तीसस। ठीक है, तो मोगली पुत्र तीसस ऐसे उसके लास्ट में लिखा रहेगा। ठीक है, तो मोगली पुत्र तीसस यानी कि इसके अध्यक्ष के लास्ट में तीसस आएगा, यानी कि यानी तीसरा, ऐसे याद रखना है। देखो आपन कुल मिला के याद करने से मतलब है, एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने से मतलब है। ठीक है, चाहे रट लो, चाहे कहानी के थ्रू याद करो, चाहे निमोनिक बना के याद करो, चाहे जैसे करो। किसके समय में होता है? अशोक के समय में होता है। चौथा बौद्ध संगीति जो होता है ये कुंडलवन कश्मीर में होता है, जो अभी हम लोग यहाँ जस्ट अभी देख रहे हैं कि कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में है। और ये पूछेगा अध्यक्ष कौन है? तो वसुमित्र। ठीक है, यानी कि वसुमित्र। ठीक है, और किसके समय में? तो कनिष्क के समय में। तो इतना अपन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है? तो किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है? तो जूनागढ़ इसमें है, जूनागढ़ में मास्की शिलालेख रुद्रदामन। ठीक है, देखो इसमें ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। फिर से हम यहाँ टिक लगा दे। क्वेश्चन कह रहा है किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले याद रखना है कब है? 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख है, शिलालेख। ठीक है, कलिंग युद्ध कब होता है? तो 261 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, नंद वंश के पतन के बाद होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस बहादुर भारतीय शासक का नाम बताइए जिसने झेलम नदी के तट पर सिकंदर को हराया था। तो ये सिकंदर को हराया था, ये बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पुरु यानी कि पोरस। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। फिर से यहाँ टिक लगा दे, 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि पोरस। ठीक है, देखो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने खैबर दर्रे को पार करता है। कौन सा दर्रा? तो दर्रा का नाम याद रखना है खैबर दर्रे। याद कैसे करना है? यानी कि जैसे सिकंदर आता है तो खबर मिलता है। ठीक है, तो खबर मिलता है तो खबर के अकॉर्डिंग खैबर याद रखना है। ठीक है, और
ये यानी कि खबर मिलने के अकॉर्डिंग खैबर दर्रा ऐसे रिलेट करके आप लोग को याद करना है, ठीक है। देखो तसीला के राजा जो थे अम्भी ने उसका मदद किया और उसके अकॉर्डिंग झेलम जो है तीस्ता नदी का युद्ध झेलम चिनाब नदियों के बीच जो है अ, एक शासक हुआ करते थे पोरस यानी कि पुरु सिकंदर के समक्ष समर्पण वगैरह अस्वीकार करने के लिए अ, उन्हें कहा गया। हालांकि बाद में पोरस की हार हुई लेकिन उसकी बहादुरी को देखते हुए सिकंदर क्या करता है सारा उसका जो साम्राज्य था उसे पुनः रिटर्न कर देता है कि यार वाकई में बहुत ही महान शासक है ऐसे कह करके लगभग 5,000 शहर और गांव सहित जो भी सारा उसको अ, यानी सिकंदर जीतता है उसको पुनः रिटर्न कर देता है यानी कि पोरस को, ठीक है। पुरु कहीं कहीं लिखे रहेगा तो यहाँ पे पुरु और पोरस है ही, तो इतना अपना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि इसलिए लौटा दी क्योंकि, तो क्यों लौटा दी, तो देखो 13 अप्रैल को 1919 को भारी भीड़ के कारण डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू डीआर सैफुद्दीन किचलू सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल सत्यपाल दोनों की गिरफ्तारी हो जाता है और उसी समय जालियांवाला बाग में जो भी भीड़ वगैरह जमा होता है तो जनरल डायर क्या करता है गोली चला देता है, ठीक है। और उसमें हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, ठीक है। हालांकि इस पे कमिटी भी बैठता है, बहुत सारी चीज आप लोग पढ़े भी होंगे तो इसके इतना सारा अपना फैक्ट याद रखना है। हालांकि फिर भी पूछा जा रहा है तो ये हमारा आंसर जालियांवाला बाग त्रासदी हो जाएगा। देखो अगर आप थोड़ी बहुत इसका एक्सप्लेनेशन लाइक बोले तो इससे इसलिए बता रहे हैं ना ताकि, वैसे तो मैंने इस एंशिएंट मेडाइवल में सब कवर कर दिए बट फिर भी अब एक्सप्लेनेशन हर एक एक टॉपिक के बारे में बताएंगे ना तो पता चलेगा कि 1 घंटा का वीडियो 3-4 घंटा लग जाएगा, है ना। चलो ज्यादा टाइम किल नहीं करेंगे, देने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व यानी कि जो किसान थे उसका नेतृत्व किसने किया था ये अपन बताना है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है स्वामी विद्यानंद राजकुमार शुक्ल श्री कृष्ण सिंह जेबी सेन, तो आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था क्योंकि, तो ये क्यों स्थगित किया था, क्योंकि आप सभी को पता है चौरी चौरा में हिंसा घटना होता है, ठीक है, पुलिस चौकी पे, तो ये सब आप पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नील विद्रोह के बारे में था, तो नील विद्रोह के बारे में क्या था, कह रहा है किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था लेकिन उसे मजबूर किया जा रहा था, ये तो सही है लेकिन हमको परफेक्ट आंसर ढूंढना है, ठीक है। किसान नील की खेती करना चाहता था लेकिन उसे मजबूर किया जा रहा था। किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था लेकिन उसे ऐसी कीमत पर खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और जो अस्वीकार थी, एक विरोध आंदोलन जिसमें नील के रंग का झंडा था। तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा, यानी इसमें परफेक्ट ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें मिलान करना है और इसके अकॉर्डिंग अपन आंसर बताना है। तो सबसे पहले देखो कि लिखा है बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह जो थे इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में कह रहा है कि, तो ये कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो हमारा एक का बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एक का बी कहाँ है, यानी कि एक का दो कहाँ है, तो यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो बाकी तो आंसर हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब एलिमिनेट होता है तो दोनों में अब हम लोग मिलान करते हैं कौन कौन है। कह रहा है भारतीय किसान सभा, तो एनजी रंगा थे, तो हमारा एनजी रंगा एक का 4 हो जाएगा। अब देखो एक का 4 सॉरी बी का 4 कहाँ है, तो यहाँ पे है हमारा, तो आंसर सीधे बिना दो ही एलिमिनेट किए हम लोग और डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो अगर मैच हो जाता है उतना आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम हॉल में, बट फिर भी यहाँ हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। बंगाल प्रजा पार्टी, ये आपको पता है कि फजलुल हक, ठीक है, तो बंगाल प्रजा पार्टी जो है ये हो जाएगा फजलुल हक। और बकास्त संघर्ष जो है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 के शराबबंदी कर नहीं अभियान का नेतृत्व किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसने विदेश में रिपब्लिकन सरकार की स्थापना किया था? तो ये महेंद्र प्रताप के द्वारा, ठीक है। देखो, राजा महेंद्र प्रताप जो थे ये जर्मनी के सहयोग यानी कि जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल में लगभग दिसंबर के समथिंग यानी 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना होता है। और राजा महेंद्र जो होते हैं इनके मंत्रिमंडल के सदस्य बनते हैं। बरकतुल्लाह जो है वो मतलब इनके ये मंत्रिमंडल के बहुत सारा सदस्य होते हैं, जिसमें बरकतुल्लाह जो है प्रधानमंत्री इनको बनाया जाता है, मौलाना उबैदुल्ला, इसके बाद और भी बहुत सारा नाम रहता है लगभग। तो लगभग 8-10 आदमी जो होते हैं जो मंत्रिमंडल में, सबका एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विदेश में रिपब्लिकन सरकार की स्थापना की? तो महेंद्र प्रताप, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। गदर पार्टी का नेता कौन था? तो गदर पार्टी का नेता आप सभी को पता है कि लाला हरदयालाल, सॉरी गदर पार्टी कह रहा है ना, तो हाँ ठीक है, लाला हरदयालाल हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कह रहा है साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अपन सही कथन बताना है, कौन सा सही है। कह रहा है कि इसने 1919 के अधिनियम में काम काज की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। इसके नेतृत्व सर जॉन साइमन ने किया था, बिल्कुल सही है। इसने सरकार के संघीय स्वरूप की सिफारिश की, ये भी सही है। इसका भारतीय नेता ने विरोध किया था, ये भी सही है। तो हमारा आंसर जब 1 2 3 4 सही है, तो देखो केवल 1 2 लिखा, 1 2 3 2 3 4, तो हमारा सही सब है, तो सभी में लगाएंगे, यानी उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइमन कमीशन ने भारत का दौरा कब किया था? तो देखो साइमन कमीशन कह रहा है कि भारत का दौरा कब किया था, तो 1928 में। देखो भारत शासन अधिनियम अगर पूछे तो 1919 में, लगभग यानी कि 10 वर्ष पर उसकी समीक्षा किया जाता है, ठीक है। और 1900 लगभग 29 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ, और उसके कारण से 8 नवंबर 1927 को इसकी घोषणा किया जाता है। साइमन कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य थे, और सभी जो पार्टी थे वो केवल व केवल इंग्लिशर थे, अंग्रेज थे, उसमें भारतीय नहीं थे, ठीक है। तो 3 फरवरी 1928 को ये साइमन कमीशन जो है मुंबई पहुंचता है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आता है, तो ये 1928, यदि डेट पूछे तो 3 फरवरी याद रखना है, ठीक है, 3 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया गया था कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931 में, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग सभी चीज डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है, बट फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने पहली बार भाग लिया था? तो पहली बार भाग लिया था तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में, यानी कि सेकेंड राउंड टेबल सम्मेलन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गांधी इरविन समझौते में कौन सा स्थगन प्रस्तावित किया गया था? तो कौन सा स्थगन प्रस्तावित किया गया था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि हमारा बी हो जाएगा। देखो याद रखना है, इसमें क्या क्या याद रखना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, एग्जैक्ट पूछेगा तो 5 मार्च, MAR लिख देते हैं, यानी 5 मार्च 1931 के बीच हुआ था। सबसे पहले पूछेगा किसके किसके बीच, तो गांधी और इरविन के बीच। इरविन जो था उस समय यानी कि क्या बोलते उसके, अंग्रेज का लाइक बोले तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन, ठीक है, पूरा इसका नाम होता है। और महात्मा गांधी दोनों के बीच में एक बैठक होता है, और इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि स्थगन के बारे में इस पे चर्चा होता है, क्योंकि गांधी जी का इसमें 11 सूत्री मांगे होता है कि मेरे ये जो डिमांड है ये आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा इसमें चर्चा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? कराची अधिवेशन आपसे कह रहा है, तो ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन है
इसमें आपन देखना है, सही क्वेश्चन बताना है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कह रहा है भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला नंबर कह रहा है महात्मा गांधी ने गिरमिटिया श्रम प्रणाली के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड जेम्स फोर्ड के युद्ध सम्मेलन में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव समर्थन नहीं किया था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत ने लोगों के द्वारा नमक कानून तोड़ने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लाला लाजपत राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही क्वेश्चन हम लोग को बताना है। कह रहा है इसमें देखो यहाँ पे सही है तो इसको गोला घेर लो पहले, फिर अब पढ़े हम लोग स्टेटमेंट। शुरू में वे सहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए, बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय ने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया था, ये भी सही है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 नंबर का। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों को काल अनुक्रम व्यवस्थित करे और नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग करे। ठीक है, तो पहले हम लोग ईयर वाइज इसमें मेंशन कर लेते हैं। इसमें कह रहा है साइमन कमीशन की नियुक्ति, फिर इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, तो देखो साइमन कमीशन, ठीक है, तो साइमन कमीशन आप सभी को पता है आया था 3 फरवरी 1928 को, लेकिन साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है, तो यहाँ पे है साइमन कमीशन नवंबर, एनो भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 नवंबर में, नवंबर 1927 में होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, फिर इसके बाद होता है, कह रहा है कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, तो ये महात्मा गांधी की दांडी मार्च जो होता है 12 मार्च 1930। ठीक है, साबरमती आश्रम से इन्होंने स्टार्ट किया था। तो फिर कह रहा है फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब होता है। ठीक है, तो फिरोज शाह मेहता, ठीक है, 5 नवंबर को इनका मृत्यु हो जाता है, तो ये यहाँ पे जगह तो नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं। हाँ देखो, फिरोज शाह मेहता, एफ डाल देते हैं, फिरोज ऐसे लिखते हैं, फिरोज मेहता, ठीक है, लगभग 1915 में। ठीक है, तो 1915। अब इसके अकॉर्डिंग देखो कि सबसे पहले कौन आता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाता है, क्योंकि 1915 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा जालियांवाला बाग 1919 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा साइमन कमीशन 1927 नवंबर। ठीक है, और इसके बाद महात्मा गांधी दांडी यात्रा, ठीक है, 1930, ठीक है, 12 मार्च। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और कह रहे हैं इसमें सही कथन बताना है। तो अब हम लोग देखते हैं सही कथन क्या है। इसमें कह रहा है किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होता है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांव का समूह होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो कह रहा है इसमें देखो, आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, ठीक है, 5वीं लिस्ट, LIST, ठीक है, 5वीं लिस्ट के अकॉर्डिंग भाग में, यानी कि इसमें लगभग भाग डी में, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र इसमें प्रावधान दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो कथन 1 जो है, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होता है, तो ये तो हमारा सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये कह रहा है कि अनुसूचित
क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होता है, बिल्कुल सही है। और सबसे छोटा क्या होता है, ब्लॉक में गांव वगैरह होता है पंचायत लेवल पे, तो दो भी सही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, फिर इसके बाद जो है इसमें कह रहा है कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन देगा। तो भाई हमारा तो ऑलरेडी गवर्नर नियुक्त होता है, गवर्नर को हम लोग क्यों नियुक्त करते हैं कि वो डायरेक्ट केंद्र में जो है, जो भी है राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग जो भी रिपोर्ट है प्रस्तुत करेगा, बताएगा कि शासन कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, अच्छा बुरा सब देखभाल एक ऑलरेडी नियुक्त किया जाता है। तो हमारा आंसर मुख्यमंत्री नहीं होगा, यहाँ राज्यपाल होना चाहिए। तो 3 गलत हो जाएगा, तो 3 गलत करो। अब कह रहा है इसमें कितने कथन सही है। देखो ये यूपीएससी पैटर्न पे बिल्कुल क्वेश्चन बनाया गया है, तो अब देखना है कौन सा कितने कथन सही है, यानी ये स्टेटमेंट सही है तो 2 स्टेटमेंट सही है, तो केवल हम 2 लगाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी केवल 2 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिकों का मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार है, तो आर्टिकल आपसे पूछ रहा है तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज 1A हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें मिलान करना है, ठीक है, तो हम लोग मिलान कर लेते हैं। कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य, संसद, मौलिक अधिकार, मूल ढांचा सिद्धांत, इंसानों की नैतिकता, ठीक है। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग पहले मिलान करना होगा, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान के 42वां संशोधन के द्वारा, तो मौलिक कर्तव्य हमारा 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 3 हो जाएगा। सांसद मौलिक अधिकार ये हो जाएगा केशवानंद भारती केस जो हुआ था 1973 में, तो ये हो जाएगा बी का 4। मूल ढांचे का सिद्धांत, ठीक है, मूल ढांचे का सिद्धांत, तो ये हो जाएगा मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 1 हो जाएगा। इंसानों की नैतिकता संविधान का आर्टिकल 13 में संशोधन कर सकती है, ठीक है, तो हमारा डी का 4, इसके अकॉर्डिंग सॉरी डी का 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष यानी कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। तो फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ूं, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत अपनी सहमति दी। तो आप सभी को पता है अध्यादेश के बारे में क्वेश्चन कह रहा है कि यानी कि राष्ट्रपति जो है किस अध्यादेश, ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता आर्टिकल कौन है, तो 123 हो जाएगा। तो अध्यादेश के बारे में पूछ रहा है, आर्टिकल 123। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा इसमें यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी सही, यानी कि सही है, तो सही पहले हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। कह रहा है केंद्र में मंत्री परिषद जो होता है संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है केंद्र में मंत्री परिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि संसद के प्रति, क्योंकि संसद में तो 3 चीज आ जाएगा ना, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। तो हमारा केवल व केवल लोअर हाउस के प्रति उत्तरदायी होता है। आप सभी को मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन जो सोल्व कराए थे उसमें लगभग हमने बहुत सारा चीज एक्स्ट्रा मैंने बताई थी, आप सभी को याद होगा। तो आप 1 काटो, तो देखो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। अब डायरेक्ट हमारे पास केवल बचता है बी, तो हमारा डायरेक्ट ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति प्रसाद प्रयत्न पर धारण करेंगे, बिल्कुल सही है। विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सूचित करेगा, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर 2 और 3 केवल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो एग्जाम हॉल में क्या करना है अपन, एक मतलब एलिमिनेशन मेथड लगाओ, समय बचेगा,
और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, और सिली मिस्टेक नहीं करना है, एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ के देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है इसमें निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक भाग भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है। तो भारत की संचित निधि से होने वाली सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना, उसके संबंधों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही है। आकस्मिक निधि की लोक लेखा से होने वाली सभी व्ययों को लेखा परीक्षण करना और उनके संबंधों में प्रतिवेदन करना, ये भी सही है। भारत व्यापार निर्माण लाभ हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन करना, ये भी ठीक है। सार्वजनिक धन और प्राप्ति और निर्गमन का नियंत्रण और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा डी जो है सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल व केवल डी सही नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या इनका काम होता है। इसमें होता है कि जो भी राजस्व सरकार के राजस्व से मतलब जो भारत के या भारत से बाहर से जो भी एक्सपेंडिचर होता है, ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन, उसका लेखा परीक्षा करते हैं। जो भी बाहर से व्यापारिक निर्माण होता है, उसके लाभ हानि होता है, प्रॉफिट लॉस जो भी सारा, उसका लेखा परीक्षा करते हैं, ठीक है। तो ये अपन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा 35 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही बताना है हम लोग को, इसका सही कौन सा हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित संघ राज क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। संघ जो होता है, राज क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो ये तो हमारा गलत है भाई, ठीक है, क्योंकि होता है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना ये निर्वाचन का अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी हमारा जुडिशियरी बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्यसभा, लोकसभा, इसके अलावा जुडिशियरी, संसद, है ना, सारा मेंशन है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कौन सही है भाई, तीनों तो गलत है, तो हम सही कैसे लगाएंगे, तो हमारा कोई भी नहीं होगा, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों में संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो कहाँ जमा होता है, भारत के संचित निधि में। आप सभी को पता, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है, यानी कि तारांकित प्रश्नों के विषय में सही बताना है क्या है। कह रहा है उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, भाई बिल्कुल सही है। उत्तर लिखित दिए जाते हैं, भाई लिखित उत्तर इसमें नहीं होता है। पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, भाई बिल्कुल सही है। पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं आप। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर पर बहस की जा सकती है, तो उत्तर जो होगा उस पर बहस नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है कि उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा आंसर केवल व केवल 1 और 2 यहाँ सही है, बाकी सब तो यहाँ हम लोग काट दिए हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 1 और 2 सही है। सॉरी, 1 और 3 यहाँ हम लगाए हैं, तो 1 और 3 यहाँ पे है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो आप सभी को पता है ये जो क्वेश्चन पूछा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग आप सभी को पता है कि लोकसभा की पहला जो घंटा होता है और राज्यसभा में दूसरा घंटा जो होता है प्रश्नकाल कहलाता है, ठीक है। तो आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आप प्रश्न जो है पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। तारांकित प्रश्न, बहुत सारा चीजें हैं इसमें। आप सभी को पॉलिटी पढ़ेंगे तो डिटेल पता चलेगा। अब यहाँ बताने बैठे तो पता चलेगा कि बहुत सारा टाइम लगेगा, है ना। तो उसके लिए अपन क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे हैं, टाइम नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है। तो आप सभी को पता है सांसद निर्धारित करता है। आर्टिकल पूछेगा तो 1 to 5 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है इसमें भारतीय संविधान में निम्नलिखित आर्टिकल में से किस एक का अधीन राज्यपाल और राष्ट्रपति का विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो किस आर्टिकल के तहत रख सकता है, ये अपन बताना है। तो ये आर्टिकल
200 के तहत। ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो भी सारे क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आया हुआ है किसी न किसी एग्जाम में। कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित आर्टिकल में से किस एक के अधीन राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। ठीक है, यानी कि जब लोकसभा कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, विधानसभा में जब कोई बिल पास होता है, ठीक है, या फिर विधान परिषद में, तो जब गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर को अगर सही लगेगा तो साइन करेगा, अगर उसके मन में ऐसा कुछ चलेगा कि नहीं मुझे ये जो है प्रेसिडेंट के लिए आरक्षित रखना है उनको, तो वो रख सकता है। आर्टिकल पूछ रहा है तो 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में किया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यानी हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें आर्टिकल पूछेगा तो उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में, तो इसमें कौन सा हो जाएगा 224, याद रखना है आर्टिकल जो है 224 यानी कि 224। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है, तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता जो है भारत के गृह मंत्री करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है, नहीं है ये कह रहा है। ठीक है, यह एक संवैधानिक संस्था है, तो ये संवैधानिक संस्था नहीं है भाई, संवैधानिक नहीं है, क्योंकि ये एक क्या है स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो ये सांविधिक हो जाएगी, संविधिक हो जाएगा ना कि संवैधानिक हो जाएगा, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, बाकी पढ़ लेते हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदों का स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था, बिल्कुल सही है। यदि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी यह क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, बिल्कुल सही है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है, बिल्कुल सही है। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर पूछ रहा है कि इसमें कौन सा गलत है, तो हमारा केवल एक गलत है, यानी कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि मूल में वृद्धि से राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम में वृद्धि को कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, तो कह रहे राष्ट्रीय आय, देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ो, मूल्य में वृद्धि यानी कि कोई भी प्रोडक्ट के मूल्य में जब वृद्धि होता है तो कह रहे राष्ट्रीय आय में वृद्धि को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, तो कह रहे कि राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि नहीं, स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि बिल्कुल भी नहीं, राष्ट्रीय आय में मुद्रा की वृद्धि बिल्कुल भी नहीं, मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ठीक है, यानी कि मूल्य के आधार पर। ठीक है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। फिर से मैं यहाँ टिक लगाऊं, ये रहा, तो हमारा 43 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, तो पहले हम लोग देखते हैं क्या स्टेटमेंट है, मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, बिल्कुल नहीं, ये सही है। नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, ये भी किया जाता है। लॉटरी जीतना, किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया जाने का कमीशन, ये भी सही है। तो हमारा लॉटरी जीतना ये जो है शामिल नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, यानी कि इसमें शामिल नहीं है, तो लॉटरी जो आप जीतते हैं वो सब शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी सब शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा 45 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, सही बताना है, यानी कि कौन सा सही है। नॉमिनल सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु और सेवाओं की कीमत और मात्रा दोनों में परिवर्तन को दर्शाता है। नॉमिनल की बातें कर रहा है, जीडीपी बिल्कुल सही है। वास्तविक जीडीपी केवल अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु और सेवाओं की मात्रा में होने वाली परिवर्तन को दर्शाता है, ये भी सही है। जीडीपी अपस्फीति कारक केवल अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु और सेवाओं को कीमतों में होने वाली परिवर्तन को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा 46 नंबर, कह रहा है इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इसमें सही बताना है, कौन सा सही है। कह रहा है जीडीपी गणना की आय विधि में केवल उत्पादन के कारकों के द्वारा प्राप्त आयों पर ही विचार किया जाता है।
तो ये बिल्कुल सही है। जीडीपी गणना की आय विधि उसी वर्ष की व्यय विधि की अपेक्षा जीडीपी का निम्न मान प्रस्तुत करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा 2 गलत है। अब 2 जहाँ-जहाँ है उसको काटो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल व केवल 1 सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें 47 नंबर, भारत में कृषि साख के निम्न स्रोत है, यानी कृषि साख, ठीक है? तो इसमें देखो क्या क्या होता है। कृषि साख जो होता है इसमें एक्चुअल क्या होता है, कृषि वित्त स्रोत यानी कि ऋणदाता जो होता है, जो ऋण देता है, उसके आधार पर कृषि ऋण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है व्यक्तिगत वित्त स्रोत और दूसरा होता है संस्थागत वित्त स्रोत, ठीक है? यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके अकॉर्डिंग, यानी व्यक्तिगत जो होता है उसके अंतर्गत हम लोग बात करें जो व्यक्तिगत यानी व्यक्तियों के द्वारा, जैसे साहूकार हो गया, गांव में नहीं देखते हैं साहूकार वगैरह इंटरेस्ट वगैरह लेता है, या फिर कोई व्यापारी हो गया, किसान हो गया, उसके द्वारा, ठीक है? तो ये एक हो सकता है। और दूसरा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा, जैसे कोई भी व्यापारिक बैंक हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया, सहकारी बैंक हो गया, तो ये सारा हो गया। तो ये आपसे क्वेश्चन इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है? तो कृषि साख, तो सबसे पहले तो आप समझना है कि भाई कृषि साख क्या होता है, ठीक है? तो यानी कि कृषि लाइक बोले तो इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है? यानी साख का मतलब क्या होता है, लाइक बोले तो आप किसी से इंटरेस्ट वगैरह ले सकते हैं कि नहीं, उसको जैसे साख बोलते हैं, ठीक है? एक बॉन्ड बनता है, एक पेपर रहता है, ठीक है? और वो जैसे कि साख मतलब ये यूं समझो कि ये इकोनॉमिक्स वाला लैंग्वेज में कहा जाता है, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि कृषि साख के निम्न स्रोत है, यानी कि कैसे किस किस प्रकार से किस किस लोगों से आप ले सकते हैं। तो कह रहा है सहकारी बैंक से, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से, गांव का महाजन से। तो गांव का महाजन जो है ये कृषि साख में नहीं आता है, यानी कि जो आप गांव की जो महाजन होते हैं जो इंटरेस्ट देते हैं, तो ये 2 टाइप के तो होते हैं कृषि लाइक बोले तो ये गांव में इंटरेस्ट वाला वो लोग देते हैं, एक बैंकिंग देता है, लेकिन ये इसको काउंट नहीं किया जाता है। तो हमारा केवल व केवल 1 2 3 आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 48 नंबर। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कृषि और ग्रामीण विकास के ऋण के साथ संबंधित है, यानी कि ऋण के साथ संबंधित है। तो आरबीआई है, एसआईडीबीआई है, नाबार्ड है, या फिर एमएमएमआई है। तो इसमें नाबार्ड हो जाएगा, यानी कि कृषि जो होता है ग्रामीण विकास संस्था वो नाबार्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम अच्छा एक चीज पूछेगा, नाबार्ड का भाई स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड तो आपको याद रखना है 12 जुलाई कब, 1982 को, ठीक है? इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कृषि संबंधी तकनीकी का प्रचार आसान नहीं है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है, कह रहे इसे स्थानीय जरूरतों के अनुसार अनुसार अपनाना होता है, बिल्कुल सही है। ग्रामीण लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ये भी सही है। किसान को डर रहता है कि उनकी भूमि पर किया प्रयोग असफल ना हो जाए, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पोषक तत्व आधारित, यानी कि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना निम्नलिखित में से किन उर्वरकों को सम्मिलित किया जाता है? तो किन किन उर्वरक को सम्मिलित किया जाता है, तो ये आपन बताना है और इसमें सही उत्तर चुनना है, ठीक है? गलत नहीं बताना है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। कह रहा है यूरिया, जो सबसे पहले तो सब्सिडी जो होता है आधारित सब्सिडी योजना, तो यूरिया नहीं होगा, क्योंकि जो फास्फेट वगैरह युक्त किया जाता है, यानी कि उर्वरक हो जाएगा, फर्टिलाइजर हो जाएगा, तो और पोटेशियम वगैरह, ठीक है? तो 2 और 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है? देखो उर्वरक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है? और वो क्या करता है, यानी कि एनबीएस, ठीक है? और वो सब्सिडी वगैरह मुक्त करता है, प्रोवाइड करता है। तो फॉस्फेट और पोटेशियम, ठीक है? यानी कि सब्सिडी जो उर्वरक होता है
लाइक फर्टिलाइजर खेतों में जो पोषक तत्वों के आधार पे उसमें प्रदान किया जाता है, लाइक मिलाया जाता है, उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर जो हो जाएगा थोड़ा सा बूस्टअप हो जाएगा। जो सिंचाई वगैरह होता है, लाइक बोले तो जो फार्मिंग होगा वो और उपजाऊ होगा, तो उस पे सब्सिडी से बारे में पूछ रहा है। तो यूरिया हमारा नहीं होगा, तो एक जहां जहां उसको काटो और हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉस्फेट और पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 51 नंबर, 51 नंबर कह रहा है, अच्छा एक चीज आपसे पूछेगा, खैर चलो कोई बात नहीं, ज्यादा उसमें टाइम लगेगा बताने में। देखो, वस्तु और सेवा कर जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसमें कह रहा है। कह रहा है इसमें, यह उद्यम आधारित अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि उद्यम आधारित अप्रत्यक्ष कर है, और हम लोग को बताना है, सही उत्तर बताना है। ठीक है, कह रहे यह करों को सोपानिकता की समस्या को समाप्त करता है। ठीक है, और पहला कह रहा है कि यह उद्यम आधारित अप्रत्यक्ष कर है। देखो, जीएसटी जो है भारत में लाइक बोले तो अप्रत्यक्ष कर तो है, लेकिन कुल मिला के स्टेटमेंट इसका सही नहीं है, क्योंकि जीएसटी में बहुत सारे टैक्सों को ऐड किया गया है। ठीक है, और इसके बाद जीएसटी बना है 1 जुलाई 2017 को। उस समय 2017 में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो अप्रत्यक्ष कर है, लेकिन जीएसटी अधिनियम भारत संसद के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, और इसमें बहुत सारे जो वैट है, बहुत सारा टैक्स है, वो सारा इंक्लूडेड कर करके किया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एक गलत हो जाएगा, बाकी जो है केवल व केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा विद होल्डिंग टैक्स, यानी कि विद होल्डिंग टैक्स को सर्वोत्तम व्याख्या करता है। तो कौन सा व्याख्या करता है हम लोग देख लेते। कह रहा है ऋणात्मक बाध्यताएं, यानी कि निगेटिव एक्सटर्नलाइज जो होता है, एक्सटर्नलाइटीज। ठीक है, एक्सटर्नलाइटीज उत्पादन करने वाली किसी भी बाजार गतिविधियों पर लगाया जाता है। लगाया गया कर जो है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कर्मचारियों के वेतन से विधारित, यानी कि विथहेल्ड किया गया, ऐसे सीधे सरकार को भुगतान किया गया आय कर है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, बट फिर भी हम लोग देखते हैं क्या इससे बेटर मिल जाए स्टेटमेंट। तो फिर हम लोग पढ़े आगे। कह रहे हैं इसमें, समय पर टैक्स रिटर्न फाइन न करने के लिए अर्थदंड के रूप में दे कर है। ठीक है, फिर कह रहा है ऐसी कंपनी पर अधिरोपित कर जो कर से बचने के लिए शून्य आय नगर न्याय प्रदर्शित करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर केवल और केवल बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के सदस्य है, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के सदस्य है, और सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं आईएनएसटीसी के बारे में कह रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, आईएनएसटीसी। ठीक है, इसके बारे में बातें कर रहा है। तो सबसे पहले ये याद रखना है भाई, ये एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था, तो ये 2000 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा पूछेगा कि इसमें कौन कौन है, तो आप सभी को याद रखना है, भारत है, रूस है, ईरान है। ठीक है, भारत, रूस, ईरान है। तो इसमें सीरिया तो है नहीं, तो हम पहले 4 को काटेंगे, 4 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, डायरेक्ट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केवल जब हम 4 एलिमिनेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ऑफ दैट सही उत्तर बता रहा है ना। तो इसमें भारत है, रूस है, ईरान है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो और भी इसमें जैसे अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, बुल्गारिया, बेलारूस, ओमान, सीरिया, ये सब बाद में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर, पहले तो स्टार्ट भारत, ईरान, रूस ने किया था, लेकिन बाद में और भी कंट्री को ऐड किया गया था। ठीक है, तो लगभग 10 मेंबर और भी ऐड है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर के बारे में पूछ रहा है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा
सही है, ठीक है। कह रहे यह विश्व बैंक द्वारा बनाया गया था, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा एक, अब देखो जहां जहां एक है उसको काटो, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब बचता है हमारे पास बी और सी, दोनों में एलिमिनेट करना है। कह रहे यह सदस्य देशों के विद्वान भंडारण के पूरक के रूप में एक आरक्षित परिसंपत्ति की तरह उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में इसका मूल्य स्वर्ण से मापा जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा केवल व केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है। देखो एसडीआर को सबसे पहले याद रखना है, यानी स्पेशल ड्राइंग राइट को कब बनाया गया था, तो 1969 में बनाया गया, ठीक है। ये याद रखना है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। और मौद्रिक जो होता है आरक्षित मुद्रा के संदर्भ में इसे यूज किया जाता है। और जो भी कंट्री होते हैं, लाइक बोले तो उसमें कुछ परसेंट अपना रखते हैं, जैसे स्वर्ण हो सकता है, डॉलर हो सकता है। तो केवल व केवल जो है इसमें गोल्ड नहीं होगा, पैसे के रूप में आप उसमें रिजर्व रखा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ये मैथ की क्वेश्चन है और डायरेक्ट हम इसमें आपको आंसर बता देते हैं कि, और इसमें आप क्या कीजिएगा, बना करके सोल्व कर लीजिएगा। मम्मी रे, कह रहा है इसमें 0 से 9 तक की संख्या को इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया न जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो ये बनाई जा सकती है 27,216, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 56 नंबर है, दिए गए समीकरण x का मान ज्ञात करना है। जब आप ज्ञात करेंगे तो इसमें आपका टोटल आंसर हो जाएगा 8117, ठीक है। नेक्स्ट है 57 नंबर, ये कह रहा है कि नीचे दिए गए विभिन्न निम्न नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न के बराबर 13/19 नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है, तो 195/247 ये नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वैसे आप बना करके सोल्व कर लीजिएगा। और 59 नंबर कह रहा है, 59 नंबर, इसके अकॉर्डिंग आंसर इसमें 1 हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। और मैथ है तो भाई सोल्व करने में थोड़ी टाइम लगेगा, तो आप मिला करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन जब सोल्व करके देख लीजिएगा। 60 नंबर का मैं ऐसे आंसर बता दे रहे हैं, इसका डी हो जाएगा। और 61 नंबर का हो जाएगा बी, ठीक है। बाकी मैथ आप लोग सोल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। 62 नंबर का 62 जो है इसका हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 63 जो है ये मैथ है और 63 नंबर का इसका आंसर सही हो जाएगा 1/4, ऑप्शन सी। 64 नंबर है, 64 में हो जाएगा आपका 10:1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 65 नंबर, और 65 में कह रहा है कि रेड क्लिफ रेखा किसके बीच सीमा निर्धारित करती है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच, ये सब ऑलरेडी हम लोग जब ज्योग्राफी का क्लास किए थे उसमें सब हम बताए थे आप लोग को। 66 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत आकृति है, ठीक है। तो कह रहा है ज्वालामुखी शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मोनाडॉक और अपरदनशील जलप्रपात। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी शंकु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बिहार से होकर के गुजरती है, तो बिहार से होकर के गुजरती है गंगा नदी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर यदि आप समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र को देखें तो आप पाएंगे कि समुद्र का पानी तट रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे हट जाता है और दिन में 2 बार वापस किनारे पर आ जाता है, और जब पानी पीछे हटता है तो आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं, और यह अनोखी घटना निम्नलिखित स्थानों पर देखा जा सकता है। तो ये आपको बताना है कहाँ देख सकते हैं, तो ये चांदीपुर में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चांदीपुर में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें सही बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कह रहा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क नल्ला मलाई रेंज में है, ठीक है। साइलेंट वैली जो है ये कह रहा है कि नल्ला मलाई रेंज में है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क के पास पथरा काडवू जल विद्युत परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि कुंती नदी साइलेंट वैली के वर्षा वनों से निकलती है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर केवल व केवल 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें
कि जवाहर सुरंग किस स्थान से होकर गुजरती है? तो आप सभी को पता है कि बनिहाल दर्रा, ऑलरेडी हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं। श्रीनगर के बनिहाल दर्रा से होते हुए गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिमालय पर्वतमाला में वनस्पतिक निम्नलिखित कारणों की ऊंचाई के साथ बदलती है, ठीक है, तो ये बताना है। ये तापमान की कमी के कारण बिल्कुल सही है, वर्षा के रूपों में परिवर्तन के कारण ये भी सही है, अनउपजाऊ मिट्टी के कारण ये भी सही है, तेज हवा, तो तेज हवा हमारा नहीं होगा। तो हमारा 4 जहां जहां है उसको काटो, ये एलिमिनेट करेंगे तो हमारा आंसर 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नुकीली पत्ती यानी कि शंकुधारी वन किस प्रकार की जलवायु में पाया जाता है? तो किस प्रकार के जलवायु में पाया जाता है? साइबेरियाई इलाका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन है और एक, यानी कि एसर्शन रीजन का है, तो हम लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है, देखो, कह रहा है कि सर्दियों के मौसम में एंटी साइक्लोनिक स्थितियां बनती है जबकि वायुमंडल दबाव अधिक होता है और हवा का तापमान कम होता है। ये सही है, क्योंकि उत्तरी भारत में सर्दियों की बारिश कम तापमान के साथ एंटी साइक्लोन स्थापित के विकास के कारण बनता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा सही है और सही हम लोग को चुनना है। तो देखो, ये आर जो है, ए तो सही है हमारा, लेकिन आर सही नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सी हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली सबसे पुरानी चट्टान है, तो भारत में पाई जाने वाली सबसे पुरानी जो चट्टान है वो कौन सा हो जाएगा? आर्कियन सिस्टम जो हो जाएगा, आर्कियन प्रणाली जो हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरुथोनी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है, कह रहा है कि चेरुथोनी बांध किस नदी पर स्थित है? तो यानी कि केरल में पेरियार जो है, इडुक्की जिला, वहां पे है ये, तो पेरियार हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा निम्नलिखित में से किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? तो हेमाटाइट से प्राप्त होता है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध परमाणु ईंधन है, तो परमाणु ईंधन के बारे में बात कर रहा है। फिर से यहां हम लगा दें, देखो ये रहा, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध परमाणु ईंधन है, तो ये बताना है कौन सा है, तो ये थोरियम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत इस्पात संयंत्रों का कौन सा समूह स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है राज्य में कह रहा है कि राज्य में कंटेनमेंट बोर्ड यानी कंटेनमेंट बोर्ड व्यवस्थित किस जगह से की जाती है? तो किस जगह से की जाती है? मिलिट्री स्टेशन से, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहां हम टिक लगा दें, ऑप्शन बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया था, जिला परिषद में एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर होगा? तो कितनी आबादी पर होगा? तो ये लगभग 50,000 आबादी पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस शहरों को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो नगर निगम वाला दर्जा प्राप्त नहीं है, तो वो फारबिसगंज को प्राप्त नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है आरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, ये सबको प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य में मंत्री परिषद के सदस्य यानी कि राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? ये करता है आपको राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के दो पिछड़े जिले कौन से? यानी कि बिहार के 2 सबसे पिछड़ा जिला के बारे में बात करना है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको अररिया और शिवहर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, देवबरनाक से प्राप्त अभिलेख यानी कि देवबरनाक से प्राप्त अभिलेख जो है परवर्ती गुप्त शासकों में से 3 गुप्त शासक के नाम से अंकित है, देवगुप्त, विष्णुगुप्त। तीसरे शासक का नाम क्या है? तो तीसरे शासक का नाम जीवित गुप्त है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गौतम बुद्ध कहाँ का कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे, ठीक है। तो ये कहाँ मिले थे? उरुवेला, बोधगया में मिले थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म आप सभी को पता है कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है।
599 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1996 में, ठीक है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की पंजीकृत कब किया गया था? कब किया गया था? ये वर्ष 2023 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। माइकल किंडो किस खेल के परिषद खिलाड़ी हैं? तो किस खेल के परिषद खिलाड़ी हैं? यानी कि प्रसिद्ध खिलाड़ी है, परिषद नहीं, सॉरी फॉर दैट। माइकल किंडो किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? हॉकी के हैं, ठीक है। हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर पूछ रहा है, तो ये ध्यानचंद हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम नगरीय प्रतिशत किस जिले में है? यानी कि सबसे कम पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा? समस्तीपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। देखो, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पूछेगा तो पटना हो जाएगा, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पूछेगा तो शिवहर हो जाएगा, सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला जिला पूछेगा तो पटना हो जाएगा, ठीक है। और न्यूनतम नगरीय प्रतिशत वाला अगर जिला पूछे तो समस्तीपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग में उर्वरक भूमि का फैलाव है जो कि सरयू और गंडक गंगा नदी के बहाव के कारण है? तो ये हो जाएगा उत्तरी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में नहरों के द्वारा सिंचाई किस भाग में सर्वाधिक होती है? तो ये सर्वाधिक होती है उत्तरी गंगा के मैदान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? लाल किला, दिल्ली में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नए दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु 16 वर्ष। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ये हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी के बारे में पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा अकादमी रत्न, यानी कि अकादमी फेलोशिप, ठीक है, फेलो, ठीक है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है? ठीक है, तो ये नाम हो जाएगा गगनयान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संस्कृत में गगनयान शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? ये हो जाएगा दिव्य वाहन, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोईदमज को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? ये है असम में, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? ये किया है जयंत चौधरी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मानव युक्त गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे? तो ये शामिल होंगे 3 यात्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव पर अपने काम के लिए किस वर्ष भौतिक नोबेल पुरस्कार जीता? तो ये 1928 में, ठीक है। फिर कह रहा है इसमें, भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये न्यायमूर्ति MM खानविलकर, ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, ठीक है, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस राज्य के राजनीतिक में एक प्रमुख व्यक्ति थे? तो प्रमुख व्यक्ति थे, ये उत्तर प्रदेश के थे, यूपी के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर दे, ये रहा। मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन कहां चलाया गया था? तो ये चलाया गया था अरब सागर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
2024 में पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो कौन करेगा? पीवी सिंधु, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष युगल वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगे? तो ये 108 का हो जाएगा सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 इसमें कह रहा है आपसे 2024 पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो कौन करेगा? पीवी सिंधु। कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी 2024 में ओलंपिक में पुरुष युगल वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगे? तो ये हो जाएगा सात्विक, ये तो हम लोग जस्ट बताया ना, सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में, ये रहा, कह रहा है भारत में मानसूनी वर्षा से किन प्रमुख फसलों को सहायता मिलती है? तो किन फसलों को सहायता मिलती है अपन बताना है। तो ये हो जाएगा चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि आईएमडी के अनुसार जून से सितंबर अवधि के लिए 50 साल की औसत वर्षा क्या है? तो 50 साल की औसत वर्षा 87 सेंटीमीटर से यानी कि 35 इंच, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा आमतौर पर पूरे देश में कब तक फैलती है? तो कब तक फैलती है? मध्य जुलाई तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोधी दिवस किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि है? तो ये हो जाएगा राजीव गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें चरण में किस राज्य में सबसे कम मतदान हुआ है? तो किस राज्य में सबसे कम मतदान हुआ है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये मात्रक है दूरी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है सड़क पर, इसको थोड़ा ऊपर कर ले, कह रहा है सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा एक समान चाल से दौड़ रही है, कार पर लगने वाली शुद्ध परिणामी बल है, तो ये कौन सा हो जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा। यानी कि सड़क पर एक कार का 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है और कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल जो है ये शून्य के बराबर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है जो कि पीछे गिरता है, रेलगाड़ी चल रही है। तो रेलगाड़ी चल रही है आगे गति वर्धन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण होता है। तो ये चढ़ने का कारण क्या होता है? ये पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, जब किसी शेविंग बुश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके वॉल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपवर्तित रहती है, तो ये हो जाएगा आवृत्ति, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वायु में ध्वनि तरंग होता है, तो वायु में ध्वनि तरंग जो होता है ये अनुदैर्घ्य होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना होता है? तो ये हो जाएगा -6 से 60 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलता है? क्या वेग नहीं बदलता है, गति नहीं बदलता है, या आवृत्ति नहीं बदलता है, या तरंग दैर्ध्य नहीं बदलता है, या अपवर्तनांक नहीं बदलता है? तो ये हो जाएगा वेग और गति नहीं बदलता है। ठीक है, प्रकाश का वर्णन विक्षेपण संभव है, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? तो अर्धचालक कह रहा है तो सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, भारी जल का रासायनिक सूत्र है,
तो भारी जल का रासायनिक सूत्र DO2, ठीक है, D2O, सॉरी DO2 कह रहा है, D2O, ठीक है, भारी जल। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग अलग किया जा सकता है, तो रेत और नेफ्थलीन जो होता है उसको अलग अलग किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की मात्रा को व्यक्त किया जाता है, तो व्यक्त किया जाता है पेट्रोल की मात्रा को, ये ऑक्टेन संख्या में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का प्रकार नहीं है, यानी कि प्रकार नहीं है ये बताना है, तो ये धातु, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला जा सकता है, ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है, तो किस चीज में बदला जा सकता है, केवल ऑक्सीकरण, केवल कमी, ऑक्सीकरण कमी दोनों, एस्टरिफिकेशन, तो एस्टरिफिकेशन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे में, यानी कह रहा है कि तुलसी के पौधे में निम्नलिखित में से उपस्थित के कारण औषधीय गुण होता है, ये गुण आप सभी को पता है, फिनोल और सॉरी 133 कह रहा है, तुलसी के पौधों में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण औषधीय गुण होता है, क्या कार्बनिक अम्ल के कारण होता है, या कार्बनिक अम्ल होता है, या अकार्बनिक होता है, या फिनोल और फ्लेवोनोइड्स के कारण होता है, या फिर कोई नहीं, ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, कार्बनिक अम्ल के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समूह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था, तो ये जिम्मेदार है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन हीलियम से हल्का है, इसलिए हीलियम तीनों गैसों में सबसे भारी है, उपयुक्त निष्कर्ष है, असत्य है, संभव सत्य है, नहीं कहा जा सकता है, तो इसमें बताना है क्या हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, नाइट्रोजन हीलियम हल्का है, इसलिए हीलियम तीनों गैसों में सबसे भारी है, उपयुक्त निष्कर्ष क्या है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गोल कृमि यानी कि नीमोटोड से होने वाला रोग है, ये कौन सा रोग है, ये हो जाएगा फाइलेरिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका यानी कि लसिका कोशिका लिम्फोसाइट बनता है, तो कौन सा बनता है, अपन ये बताना है, ये हो जाएगा तिल्ली, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एफ्टाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो लीवर प्रभावित होता है, यकृत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनी है, तो ये हो जाएगा आपका अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन सी हो जाएगा। फलिया अधिक पौष्टिक होता है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य टाइफाइड जबर का कारक होता है, तो ये कृमि के कारण, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक विसंगति नहीं है, तो कौन सा रोग अनुवांशिक विसंगति नहीं है, क्या है, हेमोफोलिया है, सिकिल सेल एनीमिया है, थैलेसेमिया है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है 143 का, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक जो है तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मिलान करने वाला है और हम लोग मिलान कर लेते हैं, ठीक है। देखो अफीम जो होता है, कह रहा है अफीम, हींग, नक्श, भूमिका और वीज, ठीक है, तो अफीम जो है एक फल है, तो अफीम एक फल हो जाएगा। हींग क्या है, हींग जो होता है एक्चुअली ये एक जड़ होता है, तो हींग का एक जड़ हो जाएगा। नक्श भूमिका एक कुनैन होता है, एक छाल होता है, कुनैन होता है, ठीक है। बीज जो होता है ये एक छाल होता है, ठीक है, तो बीज एक छाल हो जाएगा और नक्श भूमिका एक कुनैन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो एक का यानी कि एक का दो कहाँ है, एक का दो केवल एक ही जगह है, ऑप्शन बी में, ठीक है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा।
यानी कि A का 2, B का 4, C का 3, D का 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ये अपन मिलाना है। कह रहा है गेहूं जो है इसमें फ्लोरिस माइनर खरपतवार यानी कि एक फसल है, खरपतवार है, तो गेहूं में क्या होता है? फ्लोरिस माइनर, ये सही है। धान में बथुआ होता है, कह रहा है कि धान जो है इसमें बथुआ होता है, तो बथुआ नहीं होता भाई। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी कह रहा है मटर में प्याज, मटर, प्याजी, बरसीम, कासनी, ये सब सही है, तो हमारा आंसर गलत है। तो गलत क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा कि बथुआ जो होता है, गेहूं के खेत में बथुआ उथुआ निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किण्वन की प्रक्रिया निम्नलिखित में अनुपस्थिति की जाती है। किण्वन की प्रक्रिया, ठीक है, तो 147 का हम लोग को बताना है, किण्वन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से अनुपस्थिति की जाती है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही बदलने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो ये आप सभी को पता है कि लैक्टोबैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें हम लोग को देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। 149 का, तो कह रहा है नील हरित सवाल जैव उर्वरक, ये बिल्कुल सही है। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, बायो 902 सरसों का कायक्लोन है, बिल्कुल सही है। एजेक्टोबैक्टर जैव कीटनाशक है, ये भी सही है, तो हमें बताना है कौन सा सही नहीं है, हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको यहां रख लेते हैं। कह रहा है कि भोजन विषाक्तता का कारण होता है, तो आप सभी को पता है कैंडिडा के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो गाइज ये रहा 150 क्वेश्चन, और आप लोग इसे रिवीजन कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग गेस किए तो कितना में से कितना आपका आंसर सही हुआ। ठीक है, तो ज्यादा हम टाइम किल नहीं करेंगे, और एग्जाम का आप लोग के पास समय बहुत कम है। आप सभी जितना टाइम मिले रिवीजन करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे आप लोग उसका रिवीजन कीजिए, पढ़िए मन लगा के। और मैं यही प्रेयर करूंगी कि जो भी यार जिसका जो एम्बिशन है, परमेश्वर सबका एम्बिशन को पूरा करे। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।